हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 6वां भाग पढ़ने वाले हैं, मतलब m6 पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम कुछ आज 3 नंबर के प्रश्न देखेंगे और 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। स्टार्टिंग से ही है संविधान का, हम अधिनियम से कोई भी संविधान स्टार्ट करते हैं तो ये अधिनियम से स्टार्ट है और किस तरह से 3 मार्कर इसमें पूछे जा सकते हैं। और ये जो अधिनियम है ना, ये आपके जो प्री का एग्ज़ाम है उस सिलेबस में भी है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम सीरीज़ m6 से ये बनी है, इसके पहले 5 वीडियो बना चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एम सीरीज़ प्लेलिस्ट में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप जुड़ जाइएगा। ये जिनसे मैं पढ़ाऊँगी ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। जो मेरा पूरा पैकेज है 27 बुकलेट का, उसमें जो पॉलिटी की फ़ाइल मिलेगी वो आपको इसी प्रकार से मिलेगी। ये 100 डेज़ का कोर्स है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। पहला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार की विशेषताएं बताइए। देखिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। 3 पॉइंट लिखने का कारण ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में ये 3 पॉइंट पढ़ के जाते हैं, कोई भी एक पॉइंट आप भूल जाते तो आप अपने से 2 लिख सकते हैं। आप अगर इसको 3 नंबर में वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? पहले अंतरिम सरकार क्या होती है? जब तक कि फाइनल सरकार नहीं बन जाती है, मतलब अंतिम सरकार, अंतिम तरीके से गवर्नमेंट नहीं बन जाती, अंतिम तरीके से रूलिंग पार्टी नहीं बन जाती है, तो तब तक के लिए उस टेम्प्ररी एक सरकार का गठन किया जाता है या टेम्प्ररी कोई समिति का गठन किया जाता है जो अस्थायी होता है, वो अंतरिम सरकार कहलाती है। तो आप इसको इस तरह की लिख सकते हैं, यह काम चलाऊ सरकार है। किसी संवैधानिक व्यवस्था के गठन होने तक शासन व्यवस्था का संचालन करना, मतलब जब तक कि कोई संवैधानिक शासन व्यवस्था का गठन नहीं हो जाता तब तक हम काम चलाने के लिए एक कोई अस्थायी सरकार बना लेते हैं, वो अंतरिम सरकार कहलाती है। यह पूर्ण सरकार होती है और कोई भी निर्णय ले सकती है, इसको सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और ये कोई भी निर्णय ले सकती है। आपको अगर इसको एक पंक्ति में या 2 पंक्ति में इसको लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हैं, किसी संवैधानिक व्यवस्था के गठन होने तक शासन व्यवस्था का संचालन करना है और यह पूर्ण सरकार होती है और यह कोई भी निर्णय ले सकती है। अगला क्वेश्चन है 1773 का अधिनियम। 1773 के अधिनियम में क्या है? तो 1773 के अधिनियम की सबसे मेन बात है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की इसमें स्थापना हुई। 1773 का अधिनियम वॉरेन हेस्टिंग्स के समय है और ये लिख सकते हैं, इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले उपहार रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया। इस अधिनियम में क्या हुआ? कंपनी के हर कर्मचारी जो भी उपहार लेते हैं, जो भी रिश्वत लेते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारी कोई भी उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते। ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर नियंत्रण रखना पड़ा। ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया? कंपनी पर नियंत्रण जो है वो सशक्त हो गया था। तो इस अधिनियम में 1773 के अधिनियम में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे नियंत्रण जो है वो सशक्त हो गया। और तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले उपहार रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का समीक्षा आयोग क्या है? तो संविधान का जो समीक्षा आयोग है उसका गठन हुआ था मार्च 2000 में। संविधान का समीक्षा आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 2000 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया थे और इसका कार्य क्या था? संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। संविधान का जो समीक्षा आयोग था उसका गठन कब हुआ था? मार्च 2000 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे समीक्षा आयोग के? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया थे और इसका कार्य क्या था? संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। अब है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद पर टिप्पणी लिखी। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अगला पढ़ते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें 2 अध्यक्ष बने थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सभा के जो सबसे वरिष्ठ जो अधिकारी था उसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उनको बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया। अगला है 1813 का अधिनियम। तो 1813 के अधिनियम में क्या हो गया था? जो कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, मतलब इसके बाद ये 1833 में आया था।
अधिनियम। तो 1813 तो जो कंपनी एक अधिकार पत्र बना दिया था और उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, मतलब चाय और चीन पर व्यापार स्वतंत्र कर सकते हैं। कंपनी के व्यापार पर जो एकाधिकार था कंपनी को, वो समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किया गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया तथा शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किया। ये आपका 3 नंबर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1909 का अधिनियम क्या है। 1909 के अधिनियम में क्या है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। क्या हुआ, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस में किया गया, 1909 के अधिनियम में। पहली बार वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने आदि का अधिकार भी दिया गया। वाद विवाद करने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में दिया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति दी गई थी। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया, पहली बार वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने आदि का अधिकार दिया, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति दी गई थी। तो ये आपका 1909 का अधिनियम हो गया। फिर है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम आपके प्री के सिलेबस में भी है। फ्रेंड्स, जिनसे आप ये पढ़ रहे हो, ये मेरे पॉलिटी का मेंस के नोट्स का रिव्यू है। जो मेंस के नोट्स हैं उसमें आपको टोटल 39 बुकलेट मिलेगी, प्लस एडिशनल अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हो तो 8 बुकलेट वो मिलेगी। इस प्रकार से टोटल 47 बुकलेट मेंस की हैं और 12 बुकलेट आपकी प्री की रहेंगी। 12 बुकलेट प्री में आपको यूनिट 10 तक यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, यूनिट 1 का अलग, यूनिट 2 का अलग, इस प्रकार से। तो टोटल अगर आप पैकेज लेते हैं प्री और मेंस तो उसमें आपको डिस्काउंट रहता है। इसके अलावा जो 39 बुकलेट है मेंस की, इसमें 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 27 बुकलेट आपको 3 नंबर की और 5 नंबर की और 11 नंबर की मिलेंगी। सभी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स है मेरा पूरा 1 से 6 पेपर तक है। साथ में इसके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलेंगे जहाँ पे आपको अपडेटेड आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी की जाएगी, अलग अलग घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सभी आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न कराया जाएगा। तो आप ये सभी पैकेज हमारा ले सकते हैं। पहला 1919 के अधिनियम में अपन पहला कैसे लिखेंगे, देखो 1919 और 1935 के अधिनियम में क्या अंतर है कि 1919 का जो अधिनियम था वहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन बनाया था और जो 1935 का अधिनियम था उसमें केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये याद रखिएगा, प्रांतों में किस में बनाया गया, 1919 में, और केंद्र में किस में बनाया गया, 1935 में बनाया गया। तो आप लिख सकते हैं प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो इस प्रकार से आप 1919 का मेन फैक्ट आप ये लिख सकते हैं। 1919 के एक अधिनियम की एक विशेषता है कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1935 में जो आपका ये संघ लोक सेवा आयोग है वो 1935 के अधिनियम से बना और केवल लोक सेवा आयोग जो बना था वो 1919 के अधिनियम से बना था। फिर है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी थी। तो इस प्रकार से आप ये ऊपर के दोनों पॉइंट यहाँ पे 1919 के अधिनियम में लिख सकते हैं। फिर 1919 का 1935 का अधिनियम। तो देखो जो 1919 का अधिनियम था प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, भारत परिषद का अंत किया गया और संघीय न्यायालय की 1935 के अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे संविधान क्या है, संविधान पे आपको 3 नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि यह मौलिक कानूनों का संग्रह है। ये इतना सा भी लिख सकते हो आप। अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है, टाइम को लेके चलना होता है, तो संविधान का आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो संविधान मौलिक कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों का संग्रह किया जाता है। संविधान क्या है, संविधान मौलिक कानूनों का संग्रह है, इसके अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों का संग्रह किया जाता है। किस लिए किया जाता है, राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। फिर संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, संविधान के मेन स्रोत हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 50 से 60% जो लिया गया है भाग हमारे संविधान में 1935 के एक्ट से लिया गया है। फिर है दूसरा उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। फिर अन्य देशों के संविधान, हमारे भारत ने अन्य देशों के संविधान से भी अच्छी चीज़ें ली हैं। तो ये सभी स्रोत हैं संविधान के। फिर है संविधान सभा पर टिप्पणी लिखी। आपसे आ गया कि संविधान सभा के बारे में आप कैसे लिखेंगे, तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ, जुलाई 1946 में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। आपसे पूछे कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में।
संविधान दिवस पर आपका अगर बोलें कि संविधान दिवस पर टिप्पणी लिखो तो 26 नवंबर 2013 को ये पहली बार मनाया गया था और बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। संविधान दिवस अभी 2015 में मनाना स्टार्ट किया, किसकी जयंती पर मनाना स्टार्ट किया था? बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक दो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर जुड़ें। MPGK की क्लास 2 दिन से नहीं लेके आ पाई हूँ, कल से मैं कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा मुझे टाइम शेड्यूल मेरा बना नहीं था, इसलिए मैं नहीं ला पाई हूँ। कल से आपका MPGK भी कंटिन्यू हो जाएगा। अभी संविधान सभा के कार्य लिखो। संविधान सभा के क्या कार्य थे? तो संविधान का निर्माण करना और उसको लागू करना, विभिन्न आम विधियों को, ये 5 नंबर में आप लिखोगे, विभिन्न आम विधियों का निर्माण करना, देश की पहली संसद के रूप में इसने काम किया। किसने काम किया? संविधान सभा ने। अंतरिम सरकार का गठन किया, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सभी संविधान सभा के कार्य में ही आते हैं और देश की विदेश नीति को इन्होंने प्रभावित किया। अब इस संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना अक्सर की जाती है। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार का ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट हमारे आपको पूरे नोट्स में मिलेगा। फ्लो चार्ट से आप जब भी मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं या जब आप एग्जाम में लिखते हैं, फ्लो चार्ट से आंसर बहुत जल्दी लिखा जाता है, पेज भी कवर हो जाता है और इसके अलावा पेज भी सुंदर दिखने लगता है, वेरिएशन दिखने लगता है एक कॉपी में। तो फ्लो चार्ट आपको मेरे पूरे नोट्स में मिलेंगे। तो संविधान सभा की आलोचना कहाँ, मतलब इनकी कभी कभी बुराइयाँ हो जाती, क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है, हिंदुओं को प्रभुत्व है, हिंदुओं को ज़्यादा सत्ता दी गई, मुसलमानों की थोड़ी उपेक्षा की गई, ऐसा बोला जाता है। समय की बर्बादी है। संविधान सभा के बारे में बोला गया कि समय की बर्बादी की है। संप्रभुता का यहाँ पे अभाव है। कांग्रेस का प्रभुत्व है, पूरे का पूरा कांग्रेस की ही प्रभुसत्ता है और राजनीतिज्ञों का यहाँ पे अभाव है। तो इन बिंदुओं पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है। ये आपका 5 नंबर में आ सकता है, आपको ऐसा ही लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 11 नंबर में आएगा कि संविधान सभा के मूल ढांचा सिद्धांत को समझाओ। तो संविधान सभा का मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? तो बुनियादी ढांचा का जो यूज़ है वो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। बुनियादी शब्द का यूज़ ही नहीं हुआ है, उपयोग ही नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में सिर्फ मूल ढांचा ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसके कारण भारतीय संसद को कानून बनाने और कानून में परिवर्तन करने की शक्ति को, मतलब मूल जो ढांचा है वो ये बताता है कि आप जो मौलिक अधिकार होते हैं या जो कानून होते हैं उसकी जो परिवर्तन करने की शक्ति है वो बहुत सीमित है। मूल संविधान में इसकी अवधारणा नहीं थी। न्यायाधीश डॉक्टर सुधोलकर ने 1965 में मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसने की थी? न्यायमूर्ति थे सुधोलकर। जबकि उच्चतम न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया। किसने? 1973 में किसने किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या होता है मूल ढांचा? हम ये मूल ढांचा बता देते हैं। सबसे संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, शक्ति का पृथक्करण, संघात्मक स्वरूप और संविधान की सर्वोच्चता, ये मूल ढांचा होता है। अब भारतीय संविधान की मूल संरचना केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होती है। मतलब संविधान में अगर हमें कोई चेंज करना हो तो हम संशोधन के द्वारा ही कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? संशोधन के द्वारा। संसद संविधान में बुनियादी ढांचे को नष्ट या बदल नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान में किसी भी बुनियादी ढांचे को ना तो नष्ट कर सकती है और ना बदल सकती है। पुनः सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए निम्न इस मामले आए हैं। सबसे पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 में आया था। इसने अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति दी। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 आया। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 आया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1971। इन्होंने बोला कि संसद बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती। फिर है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में आया। फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में आया। इन्होंने कानून शासन को बुनियादी ढांचों से जोड़ा। SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1974, जिन्होंने संघीय ढांचा, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता बुनियादी ढांचा है ये बताया। तो इस प्रकार समय समय पर बुनियादी ढांचे को बदलने की, संशोधन करने की अलग अलग विचारकों ने अलग अलग कानूनों के तहत जो है उसकी आलोचना की है या उसके बारे में टिप्पणी की है। आप इस बारे में इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए अगले जो वीडियो है वो अगला जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, हम अगले ट्यूसडे को पढ़ेंगे। कल हम पेपर 3 का वीडियो लेके आएंगे क्योंकि शेड्यूल मैंने आपको
जो हमारी मेन सीरीज़ थी उसमें पहले में ही बता दिया था कि हम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। आज मंगलवार है तो आज हमने पेपर 2 पढ़ा है। कल बुधवार रहेगा तो कल हम पेपर 3 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।